नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीडीएस लाइव इंडिया के इस वीडियो में हम पूरे देश की 10 बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दें क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कोरोना संकट के बीच देश में रोजाना कहीं न कहीं भूकंप के झटके लग रहे हैं। बुधवार की शुरुआत भी भूकंप के झटके के साथ हुई। महाराष्ट्र के नासिक में आज सुबह 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया। 2 दिन पहले भी मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बुधवार की सुबह 4:17 पर नासिक में भूकंप के झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज महाराष्ट्र के नासिक से 93 किलोमीटर पश्चिम में 3.2 की तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले मंगलवार की सुबह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कोरोना महामारी के चलते 171 दिनों से बंद पड़ी ब्लू लाइन और पिंक लाइन सेवा एक बार फिर लोगों को बुधवार से मिलने लगेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि दिल्ली मेट्रो 171 दिनों के बाद बुधवार से ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक सेवाएं शुरू हो जाएंगी। डीएमआरसी 9 और 10 सितंबर को सुबह और शाम के समय ब्लू लाइन पर 66 ट्रेनें चलाएगा। इसी तरह पिंक लाइन पर करीब 27 ट्रेनें चलेंगी। मेट्रो स्टेशन पर व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केवल 1 या 2 एंट्री और एग्जिट गेट ही खोले गए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर काफी तनाव बढ़ा हुआ है। सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। हालांकि भारी गतिरोध के बीच रूस ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझा लेंगे। इसके अलावा रूस ने भारत और चीन की रजामंदी के बिना मध्यस्थता कराने की बात से इनकार कर दिया। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होते देखना चाहती है। उन्होंने पत्रकारों के साथ ऑनलाइन बातचीत में कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझा लेंगे। उन्होंने यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताजा झड़प के बाद बढ़े तनाव के एक दिन के बाद की है। बबुस्किन ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में रूस द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि जब तक दोनों देश नहीं चाहते तब तक ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अगले 10 से 15 दिन में स्थिर होगी, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में वृद्धि को रोकने में गृह पृथकवास की नीति परिवर्तनकारी साबित हुई है और सरकार इस रणनीति को जारी रखेगी। उन्होंने पीटीआई भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की मौजूदा स्थिति जून के मुकाबले कहीं बेहतर है, जब शहर में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नए मामलों में इस तरह की वृद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि हम अधिक संख्या में जांच कर रहे हैं। हमने बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों में तथा ऐसे ही अन्य कई स्थानों पर जांच की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 2545 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 50,114 हो गई है। राज्य में मंगलवार को 615 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं संक्रमण से 12 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आज संक्रमण के 2545 मामले आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 7,529 नमूनों की जांच की गई है। इनमें 50,114 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 22,792 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 26,915 मरीज एक्टिव हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 407 लोगों की मौत हुई है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन राजनीतिक दल नए नए समीकरण तलाश रहे हैं। जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। मांझी के एनडीए में शामिल होने से चिराग पासवान परेशान हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के रास्ते पर चल सकते हैं। चिराग पासवान की अध्यक्षता में सोमवार को एलजेपी की बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने कहा कि एलजेपी को जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए। गठबंधन और सीट के बंटवारे पर जो भी फैसला लेना होगा वह चिराग पासवान लेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहते। वहीं सियासी हलकों में यह बात चल रही है कि चिराग पासवान अपने पिता के 15 साल पुराने राजनीतिक फॉर्मूले के तौर पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर आगामी 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे उच्च शिक्षा और पीएचडी के छात्रों को भी जरूरत पड़ने पर कॉलेज बुलाने की अनुमति दे दी है। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल और कॉलेज बंद है। अनलॉक 4 में भी गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने को कहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके मुताबिक आगामी 21 सितंबर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ स्कूल खोले जाने की इजाजत होगी। हालांकि यह स्वैच्छिक होगा। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। देश में मंगलवार देर रात तक कोरोना वायरस संक्रमण के 80,000 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 43,58,000 के पार पहुंच गया। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 78% के करीब पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक आज 80,814 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,58,398 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान स्वस्थ लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश में 69,344 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 33,90,764 हो गई है। इसी अवधि में 1,066 कोरोना मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या 73,882 हो गई है। संक्रमण के मामले में अब भारत कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए निर्देश के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में नियोजित शिक्षकों का सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में ही होना होगा। अभी तक नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिले में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक चिन्हित था, लेकिन विभाग द्वारा घोषित नए निर्देश के मुताबिक अब शिक्षकों का खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाना है। सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए शिक्षक बैंक की विभिन्न शाखाओं का चक्कर लगा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार नियोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भारतीय स्टेट बैंक की नजदीकी शाखा में अपना खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने विद्यालय या घर के समीप स्थित एसबीआई में खाता खुलवा भी लिया है। अगर किसी शिक्षक का पहले से ही एसबीआई की किसी शाखा में अकाउंट है तो दूसरी शाखा में पुनः अकाउंट नहीं खोला जा रहा है। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक व लाखों बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को किया असफल। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को लाइक से ज्यादा मिला डिसलाइक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के नए कार्यालय में बने कर्पूरी सभागार से निश्चय संवाद को संबोधित किया। यह एक वर्चुअल रैली थी जो पार्टी और जदयू नेताओं के पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थी। इसके अलावा मीडिया के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि सीएम को जिन लोगों ने सुना
उन्होंने नीतीश के भाषण को लाइक करने के बजाय नापसंद यानी कि डिसलाइक ज्यादा किया। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।